हेलो एवरीबॉडी। और आज बात करते हैं डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड जिसका फॉर्मूला है N2O5। इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो N2O5 में नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन बॉन्ड होता है। एक तरफ इधर देख रहे हैं आप NO2 का स्ट्रक्चर है, सेम इधर भी NO2 का स्ट्रक्चर है और दो NO2 के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन से लिंक है। ठीक है, तो जैसे एनहाइड्राइड लिंकिंग होती है सेम ये एक तरीके से एनहाइड्राइड लिंकिंग ही है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन लिंकिंग है। हम नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड को कैसे बना सकते हैं वो हम देखते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का अगर हम यूज़ करें फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ और उसको हम 300 केल्विन टेम्परेचर तक की अगर हम हीट करें तो वहाँ से हम N2O5 बना सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मेटा फॉस्फोरिक एसिड मिलता है, HPO3 मिलता है। ठीक है, या हम एक काम कर सकते हैं, सिल्वर नाइट्रेट लें और सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराएं। ठीक, तो जब क्लोरीन के साथ सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन कराएंगे तो आपका बनेगा सिल्वर का क्लोराइड AgCl और इस AgCl के साथ आपको मिलेगा नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो जो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड होता है ये सॉलिड फॉर्म में होता है। नाइट्रोजन N2 जो होती है वो गैस होती है, लेकिन जो N2O5 है ये सॉलिड फॉर्म में होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है। वैसे तो ये एक कलरलेस कंपाउंड है, लेकिन जब ये मेल्ट करता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो ये आपका येलो कलर का लिक्विड के रूप में हो जाता है। ठीक है, और 30 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर हम देखा जाए तो ये येलो कलर का आएगा। और ये येलो कलर इसलिए आता है क्योंकि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसका कलर ब्राउन होता है और ब्राउन कलर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वहाँ से रिलीज़ होने लगती है, वो डिकम्पोज होने लगता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड जो है आपका 30 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे डिकम्पोज होता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस देता है। ऑक्सीजन गैस का तो कोई कलर नहीं होता है, लेकिन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर की गैस है, तो इसके वजह से आपको ये जो लिक्विड है ये येलो दिखाई देता है, वरना ये कलरलेस होता। ठीक है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से लिक्विड आपका येलो दिखाई दे रहा है, लो अमाउंट में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्योंकि अगर लार्ज अमाउंट में होगा तो आपको ब्राउन सोल्यूशन दिखाई देगा, कंसनट्रेशन बढ़ेगी तो कलर की इंटेंसिटी आप समझ रहे हैं कि वो भी थोड़ी सी इंक्रीज़ कर जाती है। अगर हम नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, नाइट्रिक एसिड बनता है। आप ऊपर वाले स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कैसे नाइट्रिक एसिड बन रहा है। तो अगर हम इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, HOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो देखिए ये वाला बॉन्ड इधर से टूटा। ठीक है, और यहाँ पे कौन जुड़ गया, OH। जैसे ये OH जुड़ा तो देखिए इधर वाला पार्ट HNO3 बन गया। ठीक है, इधर क्या बन गया आपका HNO3। अब इधर तरफ देखिए ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि OH ने इस पर अटैक किया, और जैसे OH ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा ये हाइड्रोजन को ट्रैप करके इधर से भी HNO3 बना लेगा। तो घूम फिर के कहने का मतलब ये है कि जब N2O5 की वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो 2 मोल नाइट्रिक एसिड के बन रहे हैं। इसी तरीके से जब हम N2O5 की आयोडीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पे जहाँ पे नाइट्रोजन अटैच है N2O5 में, देखिए ये नाइट्रोजन जहाँ पे 2 अटैच हैं, ये नाइट्रोजन की जगह आयोडीन आ जाएगा तो I2O5 बन जाएगा। ठीक है, आयोडीन पेंटाऑक्साइड बन जाएगा। सिर्फ इतना होता है कि नाइट्रोजन रिप्लेस विद आयोडीन कब, जब हम N2O5 की आयोडीन के साथ देखिए यहाँ पे रिएक्शन करा रहे तब, तो I2O5 बन रहा है। साथ में जो नाइट्रोजन थी वो किस फॉर्म में निकलेगी, वो फिर ऑक्साइड के फॉर्म में निकलेगी, तो वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेती है। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन गैस रिलीज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फॉस्फोरस के बारे में पढ़ते हैं कि फॉस्फोरस क्या है। तो फॉस्फोरस वैसे तो बहुत ही 15 ग्रुप का एलिमेंट है, आप जानते हैं। और ये जो आपका पीरियोडिक टेबल है उस पीरियोडिक टेबल में आपका इसका एटॉमिक नंबर 15 होता है। तो देखिए इसके कौन कौन से मिनरल हैं फास्फोरस के। तो एक आपका मिनरल है फास्फोराइट। कहाँ कहाँ से ये फास्फोरस निकाला जाता है, फास्फोराइट फॉर्मूला है Ca3PO4 का होल ट्वाइस। इसी तरीके से एक फॉर्मूला है फ्लोर एपेटाइट। तो कुछ फॉर्मूले में डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आप देखिए CaF2 लग गया है बस, ऊपर सेम Ca3PO4 का होल ट्वाइस चल रहा है। सेम एज क्लोर एपेटाइट, तो क्लोर एपेटाइट का फॉर्मूले में भी सेम चल रहा है, बस CaCl2 चल रहा है। तो इस फॉर्मूले को याद करना बहुत आसान है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। फ्लोर एपेटाइट है तो कैल्शियम फॉस्फेट, फ्लोर एपेटाइट है तो कैल्शियम फॉस्फेट के साथ फ्लोरीन कह रहा है ना, तो कैल्शियम फ्लोराइड, क्लोरीन कह रहा है तो कैल्शियम क्लोराइड, बस इतना जोड़ देना है। तो ये आपके मिनरल्स भी बन गए। नेक्स्ट जो फॉस्फोरस है ये बहुत ही एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए। ये सभी वेजिटेबल्स के अंदर पाया जाता है, यहाँ तक कि एनिमल्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, हमारी जो बोन्स होती हैं, हमारे जो दांत होते हैं, ये आपके कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बने होते हैं। और जब बोन्स को कैल्शियम की कमी हो जाती है तो ब्लड से ये कैल्शियम लेना चालू करता है। ठीक है, जब बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो इसे कहते हैं हाइपोकैल्सीमिया।
तो हाइपोकैल्सीमिया में क्या होता है कि ब्लड में जब बोन उसकी कैल्शियम की कमी हो जाती है तो ब्लड क्या करता है, बोन से कैल्शियम निकालना चालू कर देता है। इससे क्या होता है कि जो आपकी बोन्स होती है, हम लोग की बोन्स, वो ब्रिटल हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है और टूटने के डर जाते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को कैल्शियम की डोज बढ़ानी चाहिए। और ये आपका इट इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोफॉस्फेट इन ब्लड। अगर हम बात करें तो ग्लाइकोफॉस्फेट के फॉर्म में पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट। बोन मैरो में भी कैल्शियम फॉस्फेट होता है। कैल्शियम का यूज़ ब्लड में क्या है, तो जब ब्लड क्लॉटिंग होती है तो ब्लड क्लॉटिंग में कैल्शियम आयन हेल्प करता है, ठीक है, क्लॉट कराने में। इसीलिए कैल्शियम फॉस्फेट के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में कैल्शियम या फॉस्फेट उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि एग यॉक में भी आपका प्रेजेंट होता है, यहाँ तक कि नर्व्स के लिए भी ये प्रेजेंट रहता है। आपके अमाइनो एसिड्स होते हैं वो भी, आपका जो डीएनए है उसमें आपको मालूम है फॉस्फेट लिंकिंग होती है, तो वहाँ पे भी फॉस्फोरस प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ह्यूमन बॉडी में या प्लांट बॉडी में जितना भी हमारा कह सकते हैं जो न्यूक्लिक एसिड है, तो जितने भी जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड आपका किससे बना है, न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए होते हैं और बने किसके हैं, वो एडेनिन ग्वानिन थायमिन साइटोसिन नाइट्रोजनस बेसिस के मिलकर बने हैं। तो ये जो नाइट्रोजनस बेस है उसके साथ फॉस्फेट जुड़ता है, ठीक है, और शुगर जुड़ता है, तो बनता है आपका न्यूक्लियोटाइड्स। तो जो न्यूक्लियोटाइड्स है उसका जो यूनिट है उसमें फॉस्फेट है और शुगर है और साथ साथ नाइट्रोजन बेस है। तो फॉस्फोरस वहाँ प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ PO4 3 नेगेटिव। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं एलोट्रॉप कौन कौन से हैं फास्फोरस के। तो देखिए, एक एलोट्रॉप है वाइट फास्फोरस, इसको हम येलो फास्फोरस भी कहते हैं। तो एक्चुअल में तो फास्फोरस जो होता है जब हम इसको प्रिपेयर करते हैं तो ये देखने में ट्रांसपेरेंट या वाइट कलर का होता है, लेकिन कुछ समय अगर इसको हम खुला रख दें तो कुछ समय बाद ये हमको हल्का हल्का सा येलो दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो इसीलिए इस वाइट फास्फोरस का येलो फास्फोरस भी कहते हैं क्योंकि इसका थोड़ा सा ऑक्सीडेशन होने लगता है। नेक्स्ट है रेड फास्फोरस। फास्फोरस का एक ये भी एलोट्रॉप है जो कि आप देखते हैं मैच बॉक्स के ऊपर लगा होता है। जो मैच बॉक्स का किनारे वाला हिस्सा होता है जहाँ पे आप माचिस की तीली को रगड़ते हैं उस पर रेड फास्फोरस लगा होता है और तीली पे पोटेशियम क्लोरेट लगा होता है। ठीक है, इसी तरीके से होता है एक ब्लैक फास्फोरस, वायलेट फास्फोरस और स्कारलेट फास्फोरस। तो इतने तरह के फास्फोरस के कई सारे रूप हैं, कई सारे एलोट्रॉप्स हैं, अपरूप जिसे कहते हैं हिंदी में। तो जिसमें से जो वाइट फास्फोरस या येलो फास्फोरस है ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ये जो रेड, ब्लैक, स्कारलेट ये जो हैं ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, कम रिएक्टिव होते हैं, लेकिन वाइट फास्फोरस बहुत रिएक्टिव होता है। ये इतना रिएक्टिव होता है कि इसको पानी के अंदर स्टोर कर रखना पड़ता है, क्योंकि अगर हम इसको पानी के अंदर स्टोर करके नहीं रखेंगे, खुला छोड़ देंगे, तो ये एयर के कांटेक्ट में, एयर में जैसे ही ऑक्सीजन गैस पाएगा तो ये तुरंत जलना चालू हो जाएगा और येलो कलर की लाइट इमिट करने लगता है ये वाइट फास्फोरस। ठीक है, और बनाता क्या है, वो ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करता है और P4O6 और P4O10 फास्फोरस हेक्सा ट्राइक्लोर ऑक्साइड और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड इसका फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो इसीलिए हमको इसे वाटर के अंदर स्टोर करके रखना पड़ता है। अब कैसे हम फास्फोरस को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो दो मेथड हैं एक्सट्रैक्ट करने के। एक है आपका रिटॉर्ट प्रोसेस और एक है इलेक्ट्रोथर्मल प्रोसेस जो कि मॉडर्न प्रोसेस है। रिटॉर्ट प्रोसेस जो है ये बहुत पुराना प्रोसेस है, ओल्ड प्रोसेस है। ठीक है, तो एक एक को समझते हैं। पहला है रिटॉर्ट प्रोसेस, तो बहुत ही संक्षिप्त में मैंने इसको लिखा है। तो रिटॉर्ट प्रोसेस क्या है, ये बहुत ही पुराना मेथड है फास्फोरस निकालने का, और इस मेथड से जो वाइट फास्फोरस निकाला जाता है उसमें 3 स्टेप हमको चाहिए। वो 3 स्टेप लगते हैं वाइट फास्फोरस को एक्सट्रैक्ट करने में। सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि हमें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराना पड़ता है फॉस्फेट के ओर को। तो फॉस्फेट का ओर है क्या आपके पास, आपको पता है क्लोर एपेटाइट, फ्लोर एपेटाइट, ये सब फॉस्फेट के ओर है, मतलब CA3PO4 का होल ट्वाइस। तो फॉस्फेट को ओर को हम किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके हम फॉस्फोरिक एसिड बनवा लेते हैं। जब फॉस्फोरिक एसिड बनता है तो उसको हम फर्दर हीट करते हैं और हीट करके इससे हम मेटाफॉस्फोरिक एसिड ले लेते हैं, और मेटाफॉस्फोरिक एसिड से हम क्या करते हैं, फास्फोरस का फॉर्मेशन करते हैं हीट करके फर्दर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रिएक्शन लिखी हुई है, देखिए आप कैल्शियम फॉस्फेट लिया है और इसकी कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड साथ रिएक्शन कराई है। जब हीट किया तो हीट करके देखिए आयन एक्सचेंज एक तरीके से कैल्शियम सल्फेट बन गया,
और साथ में H3PO4 बन गया। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट क्योंकि इनसॉल्युबल होता है तो ये प्रेसिपिटेट बना लेगा, और जो H3PO4 है इसको अगर हम लगातार हीट करते रहेंगे तो ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जो मेटाफॉस्फोरिक एसिड है इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कार्बन डालेंगे कोक के फॉर्म में। ठीक है, जो कि क्या करेगा, कार्बन ऑक्सीडाइज करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, और जो HPO3 है इसको रिड्यूस करके ये वाइट फास्फोरस में कन्वर्ट कर देगा, बचा हाइड्रोजन वो वाटर बना लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मॉडर्न आपका रिटॉर्ट प्रोसेस से हम फास्फोरस, वाइट फास्फोरस P4 निकाल सकते हैं। ठीक है, वाइट फास्फोरस से रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, स्कारलेट फास्फोरस बनाए जा सकते हैं। सिर्फ टेम्परेचर चेंज करना पड़ता है तो वाइट फास्फोरस से सारे फास्फोरस बनाए जा सकते हैं। लेकिन अगर मुझे वाइट फास्फोरस चाहिए तो हम क्या कहाँ से निकाल सकते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट से निकाल सकते हैं। अगर हम हड्डी का चूरा भी लेंगे, बोन ऐश जिसे कहते हैं, तो अगर उसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो वहाँ पे भी आपका कैल्शियम सल्फेट बनेगा क्योंकि वो कैल्शियम फॉस्फेट ही है, और आपका H3PO4 बन जाएगा। ये जो H3PO4 है इसको अगर हम हीट करते रहेंगे तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड बनेगा, और अगर उसमें थोड़ा सा हम कार्बन के पार्टिकल्स डालेंगे, कोक डालेंगे, तो वाइट फास्फोरस आपको मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ ये ध्यान रखनी पड़ेगी, जब वाइट फास्फोरस बनाया जाता है तो उस कंटेनर के अंदर जहाँ पे वाइट फास्फोरस बन रहा है वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वहाँ पे हम लोग इनर्ट गैस सप्लाई करते हैं। जैसे इनर्ट गैस का मतलब यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई करते हैं, इसलिए ताकि ये रिएक्शन ना करने पाए। ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ मिल करके ऑक्साइड ना बनाने पाए, वरना वाइट फास्फोरस तो बहुत ही रिएक्टिव होता है, इसको पानी के अंदर बाद में स्टोर करके रखा जा सकता है। ठीक है, तो जब हम इसको गर्म करते हैं तो आपको पता है कि वाइट फास्फोरस तो मिल गया, लेकिन ये वाइट फास्फोरस वेपर के फॉर्म में मिला है, तो हम इसको ठंडा कर लेते हैं, कंडेंस कर लेते हैं, और कंडेंस करके हम लोग क्या करते हैं, इसको पानी के अंदर पास कराते हैं। पानी के अंदर जो वाइट फास्फोरस होता है P4, ये ठोस अवस्था में सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठ जाता है। ठीक है, और इसको हम आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं, जब चाहें इसको यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं इलेक्ट्रोथर्मल प्रोसेस की। तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हम फॉस्फेट मिनरल्स लेते हैं, साथ में जो बालू है उसको लेते हैं, कार्बन लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोक, और उसको हम एक इलेक्ट्रिक फर्नेस में डाल देते हैं। इलेक्ट्रिक फर्नेस का मतलब ये एक भट्टी है जो बिजली से चलती है। ठीक है, तो उसके अंदर उसको हम इन सब चीज़ का मिक्सचर डाल देते हैं। तो ये जो फॉस्फेट मिनरल था ये वही है आपका फ्लोर एपेटाइट, क्लोर एपेटाइट या फॉस्फोराइट। ठीक है, इन सबको हम इनमें से कोई एक मिनरल ले लेंगे, उसके साथ बालू मिलाएंगे, उसके साथ कार्बन मिलाएंगे, और उसको हम इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर डाल देंगे। ठीक है, और इस मिक्सचर को हम लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक की हीट करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, इस प्रोसेस के अंदर कार्बन के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं फर्नेस के अंदर, अभी आप फिगर देखेंगे। तो होता क्या है कि जो कैल्शियम फॉस्फेट है ये पहले क्या करता है, ये बालू के साथ रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके कैल्शियम का सिलिकेट बना लेता है, और साथ में फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बन जाता है P4O10। ये जो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है, तो हमने पीछे देखा था इसमें कोक डाला था, कार्बन डाला था, तो ये कोक के साथ रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके ये कोक कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और P4O10 का रिडक्शन होकर के P4 बन जाता है, वाइट फास्फोरस बन जाता है। ठीक है, अब कुछ नहीं है, आप रिएक्शन में देखिए ध्यान से, P4O10 से P4O10 से कैंसिल आउट हो गया, और बचा आपका CA3PO4 का होल ट्वाइस, बालू, कार्बन, कैल्शियम सिलिकेट, सफ़ेद फास्फोरस और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपका मिलकर बचता है। ये जो कैल्शियम सिलिकेट है, ये कैल्शियम सिलिकेट है धातुमल, जिसको हम स्लैग कह रहे हैं। ये एक तरह की इम्प्योरिटीज़ है, इसको हम अलग कर लेते हैं। वाइट फास्फोरस मेरा अलग हो जाता है, उसको इकट्ठा कर लेते हैं पानी के अंदर। तो बस कुछ नहीं करना, बिजली पास करानी, इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर डालनी, इलेक्ट्रिक करंट पास करानी, कार्बन के इलेक्ट्रोड लेने, उसमें कैल्शियम फॉस्फेट की बालू के साथ रिएक्शन होती है SiO2 के साथ, और कैल्शियम सिलिकेट और आपका P4O10 बनता है। उसमें हम क्या करते हैं, कार्बन जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है इसको डालते हैं, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, और P4O10 रिड्यूस होकर के P4 बना लेता है। ओवरऑल क्या हो गया, रिएक्शन में कैल्शियम फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया कैल्शियम सिलिकेट में, जो आपका फॉस्फेट था वो बन गया आपका वाइट फास्फोरस P4, और जो कार्बन था ये ऑक्सीडाइज होकर के कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से होती है आपकी इलेक्ट्रिक फर्नेस। इस तरह की ये है थर्मो इलेक्ट्रिक फर्नेस। थर्मो इलेक्ट्रिक फर्नेस में ये देख रहे हैं कि ये आपका इलेक्ट्रोड लगा है, ये कार्बन का एनोड लिखा हुआ है, और ये इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, ये कार्बन के इलेक्ट्रोड्स हैं, बीच वाला भी कार्बन का इलेक्ट्रोड है। ठीक है,
तो देख रहे हैं ये कार्बन का एनोड है, ये कार्बन का एनोड है, कैथोड है। और इसमें हमने क्या किया है, फॉस्फोरस वेपर, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन यहाँ से निकल रही, बाहर आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक हॉपर टाइप का लगा हुआ है, और इस हॉपर से हम क्या कर रहे हैं, अंदर भेज रहे हैं क्या, कैल्शियम फॉस्फेट, बालू और कोक, ये अंदर जा रहा है, ठीक है। ये फायर ब्रिक लगी हुई है जो कि अंदर हीट को मेंटेन रखती है, और स्टील का ये बर्तन है, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट देखिए पास की जा रही है। ऊपर आप देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रोड एंड आपके एनोड लगे हुए हैं, 2 कार्बन, और एक कैथोड लगा है कार्बन का। तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो पास कराने के बाद ये ऊपर वाली रिएक्शन होती है, कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है ये बालू के साथ रिएक्शन करता है, कैल्शियम सिलिकेट बनाता है। और जब हमने कोक डाला था, वो कोक क्या करता है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, P4O10 जो बनता है, उस P4O10 को P4 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो सिंपल सी प्रोसेस है ये। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, देखिए यहाँ पे लिखा है स्लैग। तो कैल्शियम सिलिकेट आपने देखा वहाँ बना था, तो उस कैल्शियम सिलिकेट को इस टैपरिंग होल से बाहर निकाल लेते हैं, और इसके अंदर वाइट फास्फोरस इकट्ठा हो जाता है, जिसको पानी के अंदर डाल दिया जाता है बाहर निकाल करके, ठीक है। और वो जो वाइट फास्फोरस होता है वो एक्चुअल में वेपर के फॉर्म में होता है। देखिए यहाँ पे आपका फास्फोरस वेपर लिखा है, तो वेपर के फॉर्म में होता है। उस वेपर को हम ठंडी कर लेते हैं और पानी के अंदर पास कराते हैं, और फिर वहाँ पे वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लिखा है phosphorus thus obtained from this process is the impure and is further purified by heating in the tank with a concentrated sulfuric acid and potassium dichromate। जो यहाँ से फास्फोरस मिलता है ये बहुत ज़्यादा प्योर नहीं होता है, ये इम्प्योर होता है। हम क्या करते हैं, इसको सल्फ्यूरिक एसिड के टैंक के अंदर डालते हैं, साथ में हम पोटेशियम डाइक्रोमेट डालते हैं। तो क्या होता है कि जो वाइट फास्फोरस होता है वो नीचे बैठ जाता है, ठीक है, कलरलेस ट्रांसपेरेंट लिक्विड के फॉर्म में। तो ये जो लिक्विड फॉस्फोरस जो है इसको हम पानी के अंदर इकट्ठा करते हैं, और ये आपका सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की। तो जो वाइट फास्फोरस होता है ये आपका कलरलेस होता है, अभी बताया मैंने, लेकिन कुछ समय के लिए अगर रख दें तो ये येलो दिखाई देता है। और ये कैसा होता है, मोम की तरह होता है, बिल्कुल सॉफ्ट, जैसे मोम सॉफ्ट होती है बिल्कुल वैसे ही लगेगा ये आपको देखने में, कलरलेस या वाइट होता है। ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठोस होता है और ये ट्रांसपेरेंट होता है। और अगर इसकी स्मेल देखें तो लहसुन जैसी इसकी स्मेल होती है वाइट फास्फोरस की। इसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है वाइट फास्फोरस को, और ये जो है ये मेल्ट करता है आपका 44 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये वाइट फास्फोरस है ये मेल्ट कर जाता है, ठीक है। अगर हम इसको एयर के कांटेक्ट में लाते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ जलने लगता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और आग पकड़ लेता है, और बहुत ही घना धुआं, डेंस फ्यूम का मतलब घना धुआं मिलता है, जो कि बहुत ही हार्मफुल होता है। और ये धुआं एक्चुअल में P4O10 का होता है। जो P4O10 है ये आपको भी बताया कि ये येलो वाइट कलर की लाइट प्रोड्यूस करता है। जब फास्फोरस जलता है तो पीले रंग की रोशनी, सफ़ेद पीले रंग की रोशनी निकलती है, जो कि P4O6 और P4O10 की होती है, ठीक है। फास्फोरस जो होता है ये बहुत ही जहरीला होता है, पॉइजनस होता है, ठीक है। और वो कुछ ऐसे व्यक्ति जो फास्फोरस की खदानों में काम कर रहे होते हैं, जहाँ से ये फास्फोरस निकालते हैं, उसकी प्रोसेस या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनको ये बीमारी हो जाती है, उसे कहते हैं फॉसी जॉ। फॉसी जॉ में क्या होता है, उनके जो जबड़े होते हैं, जबड़े की हड्डी जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती है और वो ख़राब होने लगती है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना नुकसानदायक होता है फास्फोरस आपका। इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। हम अगर वाइट फास्फोरस को, कंबशन मतलब दहन, तो अगर हम इसको जलाएँ तो जलाने का मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई में जलाया जा रहा है। तो वाइट फास्फोरस को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो पहले तो P4O6 बनता है, साथ में लाइट निकल रही है येलो वाइट, लेकिन इसको अगर लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती रहेगी तो ये P4O6 से P4O10 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और लाइट एनर्जी तो लगातार निकलती रहती है, वाइट लाइट बिल्कुल ग्लोएस्ट लाइट होती है, इतनी होती है कमरे को चमका सकती है आराम से, ठीक है। अगर हम इसकी हैलोजेंस के साथ रिएक्शन कराते हैं, मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो देखिए मैंने वाइट फास्फोरस की क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराई है। तो वाइट फास्फोरस अगर लो अमाउंट में क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन में, तो ये आपका बनता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। लेकिन अगर हम इसमें क्लोरीन की सप्लाई बढ़ा देते हैं तो ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि इसमें फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल टाइप का स्ट्रक्चर होता है। एक ऊपर Cl, एक नीचे Cl, एक यहाँ Cl, ये सब Cl लगे हैं,
ये Cl है, ये Cl है, यहाँ Cl है, यहाँ Cl है। तो क्या होता है कि ये जो बॉन्ड होते हैं ना, इन्हें कहते हैं इक्विटोरियल, इन्हें कहते हैं एक्सियल बॉन्ड्स। तो ये जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं ये थोड़े लंबे होते हैं इक्विटोरियल से, और लंबे होने की वजह से ये थोड़ा सा बॉन्ड वीक होता है। बॉन्ड वीक होने से क्या होता है, ये बॉन्ड टूट जाता है और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बाद में फिर अगर टेम्परेचर मेंटेन रहा, चेंज किया कुछ, तो ये PCl3 PCl5 में वापस कन्वर्ट हो सकता है अगर क्लोरीन की सप्लाई मिलती रही तो, वरना वापस ये PCl3 में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि स्टेबल PCl3 ज़्यादा है PCl5 कंपेरिजन में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसकी सल्फ़र के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जैसे वहाँ पे PCl3 बन रहा था, वहाँ पे देखिए P2S3 बन रहा है, फास्फोरस ट्राइसल्फाइड बन रहा है। जैसे वहाँ PCl5 बन रहा था तो Cl हटा करके देखिए S5 हो गया, P2S5 बन रहा है, फास्फोरस पेंटासल्फाइड बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अगर हम फास्फोरस की कोई मेटल ले लें, कौन सा मेटल, एल्कलाई या एल्कलाइन अर्थ मेटल, मतलब फर्स्ट ए ग्रुप या सेकंड ए ग्रुप का कोई मेटल लें और उसकी वाइट फास्फोरस के साथ रिएक्शन कराएं तो मेटल अपना फॉस्फाइड बनाता है हीट करने पर। ठीक है, जैसे फास्फोरस की देखिए सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन हो रही है तो हीट करने पे देखिए Na3P बन रहा है, मतलब सोडियम का फॉस्फाइड बन रहा है। सेम एज अगर कैल्शियम के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो Ca3P2 बन रहा है, कैल्शियम का फॉस्फाइड बन रहा है। तो घूम फिर करके कहने का मतलब ये है कि जब हम सफ़ेद फास्फोरस की किसी मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं, कोई फर्स्ट ए ग्रुप या सेकंड ए ग्रुप का मेटल ले लें, तो मेटल अपना फॉस्फाइड बनाता है। ठीक है, हीट करने पर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अगर हम इसकी मान लीजिए कॉस्टिक सोडा के साथ रिएक्शन कराएं, कॉस्टिक सोडा का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमने वाइट फास्फोरस लिया, उसकी हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराई। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड होता है, उसको हमने पानी के अंदर पास कराया है और इसको हीट कर रहे हैं। तो जब हम इसको हीट करेंगे तो सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बनता है, Na2PO2 बनता है, साथ में फॉस्फीन गैस मिल जाती है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एक्शन ऑफ हीट के बारे में कि अगर हम वाइट फास्फोरस को गर्म करें तो क्या होगा। तो जैसे भी हमने आपको बताया कि वाइट फास्फोरस से हम रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, स्कारलेट फास्फोरस बना सकते हैं, तो लेकिन हमें टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और एटमॉस्फेयर इनर्ट रखना पड़ेगा, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें डालना पड़ेगा या कार्बन डाइऑक्साइड डालना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो वाइट फास्फोरस है ये ऑक्सीजन का दुश्मन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जलने लगता है। तो हमें इनर्ट एटमॉस्फेयर रखने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड डालनी पड़ेगी। साथ में देख रहे हैं टेम्परेचर को चाहिए 240 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वाइट फास्फोरस 240 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर गर्म करेंगे तो ये रेड फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिए, जब वाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर लिखते हैं तो P4 लिखा है, देखिए ध्यान से, और जब रेड फास्फोरस लिखा है तो देखिए 4P लिखा है। तो ये सिम्बलाइज किया गया अलग अलग ताकि इंडिकेट कर सकें कौन सा वाइट फास्फोरस का फॉर्मूला है, कौन सा रेड फास्फोरस का फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो देखिए जो वाइट फास्फोरस है ये दो तरीके से कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है। तो हमने कॉपर सल्फेट सॉलिड फॉर्म में होता है उसका सोल्यूशन बना लिया है, तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन मतलब CuSO4 + H2O। अगर हम इसको ऑर्डिनरी टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम सफ़ेद फास्फोरस को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कॉपर धातु अलग हो जाती है, साथ में सल्फ्यूरिक एसिड और H3PO4 बनता है। कॉपर मेटल प्रेसिपिटेट कर जाता है, नीचे बैठ जाएगा, ब्राउन कलर का होगा, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा और H3PO4 बन जाएगा। याद करने का सबसे आसान तरीका ये है कि दो एसिड बन रहे हैं, देखिए ध्यान से, और दोनों हाई ऑक्सीडेशन स्टेट के हैं। फास्फोरस H3PO4 में जो फास्फोरस है वो +5 में है और H2SO4 में जो सल्फ़र है वो +6 में। तो ये दो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट के आपके एसिड बनेंगे कब, जब ऑर्डिनरी कंडीशन में वाइट फास्फोरस को हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराएंगे। लेकिन अगर हम इसी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को हीट कर दें जिसमें वाइट फास्फोरस पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे आपका प्योर कॉपर ना मिल करके कॉपर का फॉस्फाइड मिलेगा। ठीक है, एक ऑक्सीजन H3PO4 से कम हो जाएगा, H3PO3 बनेगा और बाकी देखिए सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि अगर हम हीट कर देंगे तो जहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड बन रहा था वहाँ फॉस्फोरस एसिड बनेगा, जहाँ पे कॉपर बन रहा था वहाँ पे कॉपर का फॉस्फाइड बनेगा, और दोनों ही केस में सल्फेट बन रहा है, H2SO4 बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मान लीजिए हम इसकी कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है। तो देखिए अगर हम वाइट फास्फोरस की सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो देखिए होता क्या है कि आपका एक तो बनता है फॉस्फोरिक एसिड,
क्योंकि ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है नाइट्रिक एसिड, तो इसीलिए नाइट्रोजन का ऑक्साइड मिल रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और साथ में पानी। सेम रिएक्शन नीचे वाली भी चल रही, देखिए व्हाइट फॉस्फोरस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है। अब क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन तो है नहीं, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ना निकल के सल्फर डाइऑक्साइड निकल रही है। सेम प्रोडक्ट फॉस्फोरिक एसिड और वाटर बन रहा है, ठीक है। तो रिएक्शन याद करना भी बहुत आसान है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे रिएक्शन को पढ़ना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये आप देख लीजिए वाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर है। तो वाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर में ये देखिए काइट लाइक स्ट्रक्चर होता है, पतंग की तरह देखिए इसका स्ट्रक्चर है। फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए 3 के साथ इस फॉस्फोरस ने बॉन्ड बनाया है, 1 2 3, और 2 इलेक्ट्रॉन ये लोन पेयर के फॉर्म में है। वाइट फॉस्फोरस क्यों ज़्यादा रिएक्टिव होता है रेड फॉस्फोरस से, उसका रीज़न ये है कि ये जो वाइट फॉस्फोरस है इसका स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा कह सकते हैं इसके बॉन्ड एंगल इतना कम होता है, 60 डिग्री इसका इंटरनल बॉन्ड एंगल है, कि रिंग स्ट्रेन बहुत होता है। रिंग स्ट्रेन का मतलब होता है कि ये जो एक रिंग बन रही है, इस रिंग में तनाव बहुत होता है, तो ये रिंग स्ट्रेन को रिलीव करने के लिए बॉन्ड को ब्रेक करता है, ठीक है। इसीलिए जो वाइट फॉस्फोरस होता है ज़्यादा आपका रिएक्टिव होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि स्ट्रक्चर क्या है और वाइट फॉस्फोरस क्या है, कैसे फॉस्फोरस को हम बनाते हैं, ओल्ड मेथड क्या था और मॉडर्न मेथड क्या है, थर्मल मेथड, इलेक्ट्रोथर्मल मेथड, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।